नमस्कार, मैं संदीप सिंह करवार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। जैसा कि विदित है कि वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप पूर्व में ऐसा नहीं था। पूर्व में मध्य प्रदेश 4 भागों में विभक्त था। 4 भागों का मतलब अंग्रेज़ों के समय या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के जो राज्य हैं वो वर्तमान अवस्था की तरह या वर्तमान अवस्थिति की तरह या वर्तमान स्वरूप की तरह बिल्कुल नहीं थे। पूर्व में पहले रियासतें हुआ करती थीं और कुछ रियासतों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था या अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार हम भारत की बात ना करते हुए हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 4 भागों में विभाजित किया गया था आज़ादी के समय। आज़ादी के बाद अगर बात करें हम तो आज़ादी के बाद पूरे भारत को एकीकरण के कारण पूरे भारत को हमने समूह में विभक्त किया था। तो हम बात करें तो 4 भागों में विभक्त था, ABCD, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क ख ग घ, जिसमें घ वाला पोर्शन हमारा उसमें चला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि में। तो हमारे 3 पार्ट हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उस समय जो विभक्त जो राज्य थे उनके बारे में हम ज्ञात करेंगे, जानकारी लेंगे। तो इधर देखते हैं पहले कि सीपी, मैं आपको चारों के नाम बताऊं। सबसे पहले जो एक राज्य था वो था सीपी बरार। सीपी को सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं। प्रोविंस का मतलब प्रोविंसिया शब्द से लिया गया है। तो प्रोविंस का मतलब होता है वो क्षेत्र जो अधीन हो, अंग्रेज़ों के अधीन थे और लेकिन वो सामंतों के थे। मतलब वहाँ रियासत थी लेकिन वो अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करती थी। वो रियासतें या वो क्षेत्र जो अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करते थे, प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के अधीन था, वो सेंट्रल प्रोविंस था। तो वो क्षेत्र आज़ादी के बाद सीपी के नाम से ही जाने गए। वो क्षेत्र सीपी बरार जो महाराष्ट्र के हिस्से हैं। और इन सीपी बरार के अंतर्गत कुछ हिस्से छत्तीसगढ़ लगभग पूरा लिया गया था। छत्तीसगढ़ और बघेलखंड के रियासतों को मिलाकर सीपी बरार एक राज्य का गठन किया गया था आज़ादी के बाद, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और उस समय इसके मुख्यमंत्री अगर हम बताएं तो मुख्यमंत्री का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल और इनके गवर्नर की बात करें तो ई राघवेंद्र राव। तो अब यहाँ मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कहाँ पर था। तो अगर हम बात करें यहाँ से, ये पूरा पोर्शन नीचे वाला महाराष्ट्र का था। मध्य प्रदेश का ये भाग सीपी बरार में आता था। कौन सी में आता था? सीपी एवं बरार। सीपी एवं बरार, ये वाला पोर्शन सीपी बरार के आता था। इन्हें स्टेट ए के नाम से या पार्ट ए के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, यहाँ पर हुआ करती थी इसकी राजधानी। मुख्यमंत्री की बात करें, इस राज्य के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर ई राघवेंद्र राव थे। हमको इसको समझना है, याद करना है। मध्य प्रदेश समय पता हुआ है, हम इसका पूर्व लोकेशन देख रहे हैं। तो पहले लगभग यहाँ था ऐसे। तो सीपी बरार वाला क्षेत्र ये था। पार्ट ए कह सकते हैं इसको। भाग का सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, जिसमें छत्तीसगढ़ और बघेलखंड, ये बघेलखंड वाला हिस्सा है, यहाँ से इसको ऐसे कवर कर लेते हैं हम इसको। बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को इसमें सम्मिलित किया गया था, सीपी बरार। इसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरे पार्ट में अगर इसको विभाजित करते हैं तो दूसरा पार्ट था मध्य भारत, जो अंग्रेजी के सेंट्रल इंडिया से लिया गया था। सेंट्रल इंडिया अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में से मध्य भारत कहते हैं। इसमें पश्चिम की समस्त रियासतें थीं।
इसमें पश्चिम की समस्त रियासतें थी। ऐसे था पूरा, ऐसे पूरा पोर्शन। इसमें पश्चिम की समस्त रियासतें थी। इसमें लगभग अगर बात करें 26 रियासतें थी। अगर आप रियासतों के नाम के बारे में जानना चाहें तो मैं इसकी PDF प्रोवाइड आपको करा दूंगा, या मैं आपको अलग से जब रियासतों को पर्टिकुलर में पढ़ाऊंगा। अगर जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो इसकी रियासतों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आपको विस्तार से वर्णित करूंगा। तो मैं मध्य भारत के क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मध्य भारत का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर वाला भाग, जिसमें पश्चिम की समस्त रियासतें आती, समस्त का मतलब लगभग 26 रियासतें थी, वो आती थी। और इसकी एक विशेषता थी, इसकी राजधानी दो राजधानियाँ थी। एक कौन सी थी? ग्वालियर। दूसरी कौन सी थी? इंदौर। हमने संभाग कल याद किए थे, तो उसमें पूर्व में प्रीवियस वीडियो में हमने संभाग याद किए थे, उसमें हमने याद किया था। तो जिले तो आपको याद होंगे, क्षेत्र भी आपको याद होंगे कि क्षेत्र तो वही थे कहीं ना कहीं। तो ग्वालियर और इंदौर। तो इसमें मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि दो राजधानियाँ सुविधा की दृष्टि से थी। उस समय की रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों में तालमेल के कारण उन्होंने आपस में दो राजधानियाँ रखी। अगर बात करें शीतकालीन राजधानी, तो शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर, और ग्रीष्मकालीन राजधानी थी मालवा, या जिसे हम कहते हैं इंदौर। मध्य भारत के राज्य को हम मालवा यूनियन के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी, और राज्यपाल थे उस समय तखतमल जैन। क्लियर? राज्यपाल तखतमल जैन, और इसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या था? पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर का नाम था ई राघवेंद्र राव। तीसरे अगर जो बी नंबर पर आता है, पार्ट बी का पोर्शन है और भाग का। इसके बाद अगर बात करते हैं तो तीसरा पार्ट आता है, तीसरे जो पार्ट में बटा हुआ था वो था विंध्य प्रदेश, जिसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को सम्मिलित किया गया था। टोटल इसमें रियासत हुआ करती थी 35। ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश को मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। इसमें बुंदेलखंड वाला पोर्शन ये है, बघेलखंड ये है। जब मैं आपको इसका भौगोलिक विभाजन बताऊंगा तो मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, दक्षिण का पठार, या सतपुड़ा मैकल श्रेणी, विंध्यन भांडेर कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा महादेव मैकल श्रेणी बताऊंगा। तो उस समय मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम गठन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ओनली स्टेट की बात करेंगे। तो पहला स्टेट हो चुका सीपी बरार, जिसमें छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतें सम्मिलित थी। दूसरा पार्ट हुआ हमारा मध्य भारत का प्रदेश या मध्य भारत का प्रांत, जिसमें दो राजधानियाँ थी, इंदौर ग्वालियर। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी आपकी मालवा या इंदौर, और शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर। इसके मुख्यमंत्री का नाम था मध्य भारत प्रांत के मुख्यमंत्री का नाम था लीलाधर जोशी, राज्यपाल का नाम था तखतमल जैन, और लगभग 26 रियासतें इसमें थी। तीसरे नंबर पर रियासत की बात करते हैं, देखो इधर मैं लिख देता हूँ मध्य प्रांत, या इसे मध्य प्रांत नहीं कहते, इसे कहते हैं मध्य इंडिया या मध्य भारत प्रांत। ये होता है मध्य प्रांत, ये मध्य प्रांत, मध्य भारत, और ये आता है आपका विंध्यन प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? विंध्यन प्रदेश। विंध्यन प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड, देखो जैसे ही मैं मानचित्र पर लाइनों गिरी जाती हैं आप सीधे समझ जाते होंगे। बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड आपने सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थे। तो बुंदेलखंड यहाँ पर है, छतरपुर यहाँ पर है। छतरपुर में बुंदेला लोग सबसे अधिक लोग रहते हैं, बुंदेला जाति के। तो यहाँ पर बुंदेलखंड ये आता है आपका बघेलखंड।
इन दोनों राज्यों को, इन दोनों की रियासतों को मिलाकर विंध्यन प्रदेश कहलाया। ये विंध्यांचल श्रेणी है, यहाँ से यहाँ तक विंध्यांचल श्रेणी है। तो विंध्यन प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी थी रीवा। राजधानी कौन सी थी? रीवा। इसकी ग्वालियर, इसकी इंदौर। इसके बाद अगर बात करते हैं तो चौथा जो राज्य था जिसे हम तीसरे स्टेट में ही बांटते हैं, ए बी सी, और इसी को भी हम सी में बांटते हैं। एक था भोपाल राज्य। कौन सा राज्य था? भोपाल राज्य। 49 में तारीख मेरे को याद नहीं, लगभग 1949 में ये हमीदुल्लाह थे इसके राजा, उन्होंने इसको भारत को सौंपा था 1949 में। और इसके बाद ये पार्ट सी में से इसको सम्मिलित कर लिया गया था। ये इसके 2 जिले हुआ करते थे। 2 जिले कौन कौन से थे? सीहोर और भोपाल। और इसमें अगर टोटल में देखा जाए तो 14 तहसीलें हुआ करती थी आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद भोपाल राज्य में 2 जिले और 14 तहसीलें हुआ करती थी। अगर इसके हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं शंकर दयाल शर्मा, और राजधानी तो भोपाल ही रहेगी। इसके बाद एक आता है महाकौशल। इसको थोड़ा ऐसे कर दें तो ये जबलपुर वाला पोर्शन है। हमने जबलपुर संभाग की बात की थी, जबलपुर सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, तो ये जबलपुर है। तो जबलपुर को पहले कहते थे महाकौशल। किस नाम से जाना जाता था? महाकौशल के नाम से। तो ये है आपका महाकौशल। इसे भी सी में ही रखा गया है। महाकौशल की राजधानी आपकी जबलपुर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश पूर्व में ऐसा नहीं था। मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऐसे लगा हुआ है, ऐसे जाता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की इसमें रियासतें थी, छत्तीसगढ़ की इसमें रियासतें थी। इसके बाद हम एक बार रिवीजन और करेंगे इसका जल्दी। तो मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता के समय, मतलब वर्तमान स्वरूप से पहले पूर्व में, ये 4 भागों में विभक्त था। स्टेट ए, बी, सी। और स्टेट ए के अंतर्गत सीपी बरार, जिसमें मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ बघेलखंड को मिलाकर जो रियासत हुआ करते थे वो सीपी बरार के नाम से जानी गई। इसकी राजधानी आपकी नागपुर। इसके जो मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और इसके राज्यपाल हैं ई राघवेंद्र राव। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो स्टेट बी की तरफ, ये मध्य भारत प्रांत है। इसमें पश्चिम की समस्त रियासतें, लगभग 26 रियासतें थी। और इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी जो क्रमशः जिसकी 2 राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर, इंदौर, जो क्रमशः शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करते थे। और मध्य भारत के बाद अगर बात करते हैं तो तीसरा जो स्टेट आता है हमारा वो विंध्यन क्षेत्र आता है। और विंध्यन क्षेत्र में जो इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें शामिल थी। कुल टोटल 35 रियासतें इसमें शामिल थी। इसमें कुल टोटल 26 रियासतें शामिल थी लगभग। इसके जो मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी, और इसके जो राज्यपाल हुआ करते थे वो तखतमल जैन। और विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो थे शंभुनाथ शुक्ल, और इसकी राजधानी है वो है रीवा। और फिर 4th पोर्शन है, 4th स्टेट जो मध्य प्रदेश का है वो था भोपाल राज्य और महाकौशल। तो भोपाल राज्य इसकी विशेषता थी कि भोपाल राज्य अपने में स्वतंत्र था, क्योंकि 1949 में बाद में हमीदुल्लाह ने एक राजा थे, इसके राजा थे, उन्होंने इनको दिया था, भारत में सम्मिलित किया था, भारत में विलय किया था। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके सहयोग से, योगदान से। तो जब ये विलय हुआ तो इसमें 2 जिले थे, भोपाल और सीहोर, और 14 इस तहसीलों में व्यक्त था। और भोपाल राज्य के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें शंकर दयाल शर्मा थे। और महाकौशल और एक और था जो भोपाल और महाकौशल दोनों सी पार्ट में इसमें सम्मिलित थे। महाकौशल की राजधानी जबलपुर हुआ करती थी। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन की। तो मध्य प्रदेश का गठन भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग से
संबंधित रखता है। जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसी के साथ ही हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था। तो हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो हमें ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग देश में बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग उठने लगी, पुनर्गठन की मांग उठने लगी। तो यह मांग केवल मध्य प्रदेश में नहीं, समूचे भारत पर थी। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में यह मांग काफ़ी ज़ोर शोरों पर थी। शुरुआत में यह मांग धीरे धीरे आंदोलनों में परिवर्तित होती गई, आंदोलनों से हड़तालों में हुई, और जवाहरलाल नेहरू ने इस भयावहता को देखते हुए उन्होंने 1947 में एस के घर एक कमेटी बनाई और उनसे पूछा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है। तो उन्होंने इस राज्यों के पुनर्गठन करने से मना कर दिया तथा 1948 में एक और कमेटी बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। मैंने आपको शायद नाम नहीं बता पाया। तो ये कमेटी जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, प्रधानमंत्री थे वो, उनकी टीम थी, मंत्रिपरिषद थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक 1948 में एक और कमेटी बनाई, उस कमेटी से भी पूछा, उस कमेटी ने भी इस मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन तनाव या वो अराजकता का माहौल धीरे धीरे बढ़ने लगा, और अराजकता का माहौल या जो आंदोलनों के या हड़तालों का जो चरम पर पहुंचना होता है वो उस समय पहुंची जब 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक रामल्लू नाम के एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश के भूख हड़ताल के दौरान 56 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं, और उनके निधन के बाद यह आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है। जगह जगह आगजनी होती है, सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाई जाती है। तो यथाशीघ्र जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल डिसीजन लिया और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया, और मतलब आंध्र प्रदेश को एक पुनर्गठित किया गया। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो पुनर्गठन के दौरान गठित किया गया वो राज्य था आंध्र प्रदेश। फिर उसी के बाद 1953 में ही एक राज्य पुनर्आयोग, क्योंकि ये समस्या आगे ना हो और अन्य राज्यों में यह क्योंकि आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका है तो और राज्यों में यह मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। यही कारण था कि 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था फजल अली कमेटी थी, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में थी, लेकिन इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, एक अधिनियम की तरह मानते हैं इसको। तो इस अधिनियम के तहत माना जाता है कि भारत में, इस अधिनियम ने बताया था कि भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैं उन राज्यों की, जब मैं भारत के बारे में बताऊंगा तो मैं उसको भारत का इतिहास बताऊंगा, तो जिस प्रकार इसका इतिहास बताया उस प्रकार मैं उसी का इतिहास बताऊंगा, तब मैं उसका मैप के द्वारा बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि फजल अली जो अध्यक्ष थे वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। उनके साथ हृदयनाथ कुंजरू, एम पणिक्कर जो सदस्य थे, 3 सदस्यों की कमेटी थी जिसमें फजल अली जो अध्यक्ष थे। इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया। और गठन के दौरान मध्य प्रदेश के 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए, जिसमें बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा आदि जिले थे। इसके बाद मध्य प्रदेश जब पुनर्गठित हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र को काफ़ी हिस्से चले गए, छत्तीसगढ़ पोर्शन हमारे में था, छत्तीसगढ़ तब हमारे मध्य प्रदेश में था। मैं आपको एक मैप बना के बताता हूँ कि जब 2000 की पहले की किताबों में मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ इस प्रकार हुआ करता था।
इस प्रकार हुआ करता था, जिसमें छत्तीसगढ़ हमारे राज्य में सम्मिलित हुआ करता था। तो क्या हुआ कि यहाँ से 8 जिले दे दिए गए और यहाँ उसकी भानपुरा तहसील के सुनील टिप्पा को राजस्थान में दे दिया गया तथा राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया विनिमय के दौरान। और क्योंकि ये विनिमय क्यों होता है? विनिमय इसलिए होता है क्योंकि कुछ क्षेत्र धरोहर होते हैं आर्थिक दृष्टि से या कोई पर्यटन दृष्टि से। पर्यटन क्षेत्र है, जैसे झांसी है, वो पर्यटन क्षेत्र है। आप देखा होगा झांसी वाला पोर्शन इतना पोर्शन अंदर रहता है। क्या ये मध्य प्रदेश में मिला लिया जाए? लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से जो भी राजस्व मिलता है, क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यही कारण है कि ये केंद्र सूची के विषय होते हैं किसी राज्य को अपने में, वो राज्यों के आपस में किसी तहसील को मिलाने के लिए। तो राज्य पुनर्गठन के आयोग के तहत यहाँ 1953 के अधिनियम के तहत जो फेरबदल हुआ था राजस्थान की तरफ से, वो सुनील टिप्पा को, मध्य प्रदेश का सुनील टिप्पा था जो राजस्थान को दिया गया और राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया था। महाराष्ट्र के भाषाई आधार पर जो 8 जिले थे वो महाराष्ट्र को दे दिए गए। महाराष्ट्र को नहीं, मुंबई राज्य को दिए गए थे, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राष्ट्र है। और इसके बाद जो नवगठित जो मध्य प्रदेश हुआ, जो वर्तमान स्वरूप था वो इस प्रकार था, जो वर्तमान में हम देखते हैं। लेकिन उसमें बस एक ही चीज़ थी, उसमें छत्तीसगढ़ मिला हुआ था। कौन सी चीज़ मिली हुई थी? छत्तीसगढ़ मिला हुआ था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 की 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं। तो ये दक्षिणी की तरफ जाता हुआ छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश राज्य का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। अब इस समय 1 नवंबर 1956 के समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय टोटल कितनी तहसील हुआ करते, जिले हुआ करते थे? 8 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। 8 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया, 8 संभाग 43 जिले 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, क्योंकि ये घटना 1 नवंबर 2000 से पहले की। अब इसके बाद, गठन के बाद, मध्य प्रदेश की पुनर्गठन की मांग भी बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में खुद का पुनर्गठन का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ के अलग होने की मांग होने लगी। तो हम आगे आने वाली वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ अलग होता है और किस प्रकार जिलों की संख्या बढ़ती है, फिर छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद एक साथ घटती है, फिर उसके बाद कुछ नए जिले का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये संख्या किस प्रकार 52 तक पहुंचती है, जो कि 52वां जिला निवाड़ी है। किस प्रकार यह संख्या 52 तक पहुंचती है, उसका पूरा अध्ययन हम डिटेल में करेंगे।